तमाम मसलों पे जो सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं या जो सवाल बाहर के कुछ जो लोग पूछ रहे थे, वही सवाल लगातार सुब्रमण्यम स्वामी भी पूछ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको राज्यसभा में पीछे नॉमिनेट कराया था। नॉमिनेट सरकार करती है, सरकार का प्रस्ताव, नरेंद्र मोदी का जो प्रस्ताव था उसके बेस पे राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा में नामित किया था और वो राहुल गांधी से ज्यादा हमलावर हैं। अभी आपका जो पिछला घटनाक्रम रहा जिसमें योगी ने इनका 5400 करोड़ रुपए का जो है अडानी का मामला जो है वो लोएस्ट टेंडर होने के बावजूद रद्द कर दिया, और जबकि उसके 5 ही 6 दिन के बाद जो है आपका 10 दिन के अंदर आपका वो होने वाला था, इन्वेस्टर समिट होने वाला था, जिसमें हालांकि मोदी जी आए थे, लेकिन आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी आवे और अडानी जी वहां से जो है वो क्या कहते हैं बाहर कर दिए जाए। न्योता भेजे जाने के बावजूद किसके इशारे पर नहीं आए, क्यों नहीं आए, स्वयं नहीं आए, या जो है प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। मैंने बिना अडानी के इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ और जो कागज में दिखाई पड़ रहा है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। नहीं, देखिए, मोदी को मैं अभी भी इतना कमजोर नहीं मान रहा हूं। मोदी उन लीडरों में से हैं जो रेसिस्ट कर सकते हैं, रेसिस्ट करने की क्षमता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए अगर कोई बहुत मजबूत नेता, मैं देखता हूं कि आरएसएस बीजेपी वाले बहुत नेताओं को किनारे लगाया, बलराज मधोक से लेकर और पता नहीं किसको किसको, एल के आडवाणी जी भी किनारे लग गए। एक टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की भी बहुत दिक्कतें आई थी जब वो प्रधानमंत्री थे तो। लेकिन मोदी में पहला एक प्रधानमंत्री देख रहा हूं जिन्होंने कम से कम आरएसएस और बीजेपी पे अपने वर्चस्व को स्थापित किया है। और इस बीच ये इस तरह के जो बीच बीच में अब कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, तो ये कितना मजबूती से मोदी से लड़ पाएगा ये आने वाले टाइम में भी बताएगा। मैं अभी भी इस बात से बहुत सहमत नहीं हो सकता हूं कि मोदी हटाए जा सकते हैं। हाँ, मोदी उन परिस्थितियों में हटाए जा सकते हैं जब कोई बहुत बड़ी लामबंदी हो जाए। जब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का चुनाव परिणाम नहीं आता, तब तक यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि मोदी जी नहीं हटाए जा सकते। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा 2024। इधर अडानी प्रकरण भी जोर पकड़ते जा रहा है। क्या अडानी प्रकरण को लेकर बीजेपी में दो फाड़ है? क्या मोदी साहब का जो जादुई तिलिस्मी जो छवि था उस पे बीजेपी के अंदर ही सवाल उठाए जा रहे हैं क्या? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आपने सुना ही होगा, काफी एक्टिव है और खूब बोलते भी हैं। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इन बिटवीन अडानी साहब के व्यापारिक रिश्ते चीन के साथ कैसे हैं? क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है या घटाव हुआ है? अगर बढ़ोतरी हुई है तो बगैर साहब के इंटरफेरेंस के थोड़ी ही हुआ होगा। पहले साहब जो है अडानी साहब के चार्टर्ड फ्लाइट में आते थे, अब साहब के फ्लाइट में अडानी साहब। क्या क्या चल रहा है अडानी प्रकरण को लेकर, क्या है मसला? इस एपिसोड में आप विस्तार से पूरा जानने वाले हैं। क्या चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई? हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आप लगातार अम्बेडकर नामा पे खूब सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब। और हम लोग पूरा इस पे काम करके, रिसर्च करके सब इकट्ठा हुए हैं कि आखिर आरएसएस कहाँ खड़ा है। देशी देशी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा अभी जिंदा है या कॉर्पोरेट घराने के रंग में आरएसएस भी रंग चुका है? अभी पांचजन्य में एक आर्टिकल आया था जिसपे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आरएसएस सुप्रीम कोर्ट पर भी हमलावर रही है। तमाम पहलुओं को इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, पहले संजीव जी से पूछते हैं कि आखिर स्वामी जी का क्या हालचाल है। सुब्रमण्यम साहब। देखिए जनाब, जो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष
अदानी को लेकर हमलावर है। बड़े कांग्रेस, बड़ी विपक्षी दल, बड़ी जो सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर छोटी पार्टियां जितनी भी देश की है, वो अदानी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। और बाहर से भी सवाल आए हैं, जिससे तमाम बड़ा ही एग्रेसिव बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। जवाब देने नहीं आया। लेकिन इन तमाम मसलों पे जो सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं, या जो सवाल बाहर के कुछ जो लोग पूछ रहे थे, वही सवाल लगातार सुब्रमण्यम स्वामी भी पूछ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको राज्यसभा में पीछे नॉमिनेट कराया था। नॉमिनेट सरकार करती है। सरकार का प्रस्ताव, नरेंद्र मोदी का जो प्रस्ताव था, उसके बेस पे राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा में नामित किया था। और वो राहुल गांधी से ज्यादा हमलावर हैं अडानी पे। क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? जैसे उन्होंने अभी तमाम सवाल उठाए हैं अडानी को लेकर, तो पिछले 8 महीने से सवाल उठा रहे हैं। अडानी के जो बढ़ते हुए साम्राज्य, अडानी की हेरा फेरी, सेल कंपनियां, जितनी बातें बाहर आई हैं, ये अगर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पे देखे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार ट्वीट कर करके ये पिछले 6 महीने 8 महीने से आगाह कर रहे थे, जो हिंडनबर्ग ने बाद में इस सारी चीजों को लाया। तो सुब्रमण्यम स्वामी के इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जब ये उठ रही है आवाज, तो उस पर एक बात ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, पॉलिटिकल जो मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही है, कि जो आरएसएस के जो मुख्य पत्र हैं या आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो तमाम सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ जो भी मसला, जो लगातार उनकी दोस्ती पे जो सवाल विदेशी साजिश करार दे रहे हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर बड़े आश्चर्यजनक तरीके से ही चुप हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी को ना तो पार्टी से निकालते हैं, और ना सुब्रमण्यम स्वामी के लेकर कुछ हमलावर हो रहे हैं कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी आखिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उनको पार्टी ने अभी तक शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया है। ना कोई मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी से टकराव लेता है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, और ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सुब्रमण्यम स्वामी को रोक रहा है। यहीं पे एक सवाल उठता है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के अंदर तो एक विंग है, या भाजपा के कुछ मजबूत नेता, आरएसएस के मजबूत जो पदाधिकारी हैं, उनकी मौन सहमति के बाद ये मोर्चा खोल रहे हैं? क्योंकि वो एकाएक हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे नहीं आए हैं कि एकाएक हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उन्होंने अडानी और मोदी की दोस्ती पे सवाल उठाया है। अडानी पिछले 6 महीने का ट्वीट देखिए तो लगातार वो बोल रहे हैं, और अडानी के जो ग्रोथ पे वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ग्रोथ जो है एबनॉर्मल है, ये कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो आखिर क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा वर्ग है? नहीं तो देखिए, अगर अडानी को लेकर बीजेपी के अंदर से अगर कोई सवाल उठाता और नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों पे कोई बात करता, इवन कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो एनएसए अजीत डोभाल पे बहुत ही बुरी तरह से हमला किया है। अभी 1 हफ्ते पहले उनके यूएस और यूके का जब दौरा हुआ है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके मोदी को आगाह किया है, और साथ में ये भी बोला है कि 2023 के मध्य तक आपको गद्दी से हटाया भी जा सकता है, आप सावधान रहिए। तो ये तो तमाम बातें स्वामी की तरफ से जो आई है ना, ये कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है कि आरएसएस के अंदर जो एक विंग है, जो मोदी से प्रसन्न नहीं है, या मोदी के एकाधिकारवाद, या मोदी का जो एक स्टाइल है पार्टी को टोटली और संघ को कंट्रोल करने का जो स्टाइल दिख रहा है, जैसे इंदिरा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंदिरा, तो मोदी इज बीजेपी, मोदी इज संघ, संघ इज मोदी, बीजेपी इज मोदी, उस स्टाइल से कहीं कोई ना कोई अंदर सुबुगाहट भाजपा के अंदर और संघ के अंदर है। और सुब्रमण्यम स्वामी, देखिए, हम ये नहीं कहते कि सुब्रमण्यम स्वामी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, बाहर से भी उनका कनेक्शन है, यूएस के बहुत नजदीक हैं, और इजराइल के बड़ा वकालत करते रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि इजराइल के नजदीक तो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इजराइल के नजदीक अडानी भी हैं, और इजराइल के नजदीक सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार प्रधानमंत्री और अडानी के संबंधों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर स्वामी के सवाल पे चुप्पी क्यों? ये सवाल है, भाजपा के अंदर ये चुप्पी क्यों? जॉर्ज सोरोस भी तो यहूदी है। हाँ, जॉर्ज सोरोस भी यहूदी हैं।
चलिए, वो तो एक यहूदी है, और वो आज से कहीं मैं पढ़ रहा हूं कि कुछ जो ऐसे पत्रकार हैं वो लगातार यहूदी कॉन्स्पिरेसी भी इसको बता रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो वर्तमान सरकार है वो जितना यहूदी जो तबका है, या इजराइल जो यहूदियों का जो एक देश है उसके जितना नजदीक है, शायद पिछली सरकारें इतनी नजदीक नहीं रही हैं। तो सवाल तो है कि कंसंट्रेशन इस बात पे एक मतलब कि दिमाग लगाना चाहिए कि आखिर स्वामी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो सबसे ताकतवर नेता और जो सबसे जो सुप्रीम है उन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं विद इन बीजेपी पे। आज वो बीजेपी में मेंबर है, बीजेपी से राज्यसभा में वो सदस्य भी थे, अभी उनकी सदस्यता चली गई और शायद दोबारा उनको सदस्यता मिली नहीं, उनको पार्टी ने कहीं से भेजना उचित नहीं समझा। और लोग ये भी बताते हैं कि आरएसएस का एक धड़ा उनको दोबारा राज्यसभा में भेजना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी और जो उनका जो ग्रुप था उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को दोबारा राज्यसभा में आने नहीं दिया, क्योंकि वो सुब्रमण्यम स्वामी से बहुत कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी मोदी के बहुत ही नजदीक थे, और स्वामी जी को ये उम्मीद थी कि उनको शायद मंत्रिमंडल में भी लाया जा सकता था और कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता था, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। इस तरह के बाद 2014 के बाद लगातार ये बात उठ रही थी। तो ये जो सारी जो चीजें होने के बावजूद आज सुब्रमण्यम स्वामी 6 महीने से हमलावर है, बीजेपी के अंदर है, बीजेपी उनको निलंबन का नोटिस भी नहीं दे रही है, बीजेपी उनको निकाल भी नहीं रही है। तो आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है, नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है, ये एक अहम सवाल है। जी ठीक है संजीव जी, अभी दोबारा राउंड पे आते हैं। जेपी सर से जरा ले लेते हैं एक ओपिनियन कि सर, जैसा संजीव जी कह रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम तेजी से जैसे बदल रहा है, क्या वाकई 2024 के चुनाव से पहले मोदी हटाए जा सकते हैं, या मोदी अभी भी इतना पावरफुल है कि संघ मोदी इज संघ, या अंदर कुछ खटपट खिचड़ी पक रही? देखिए सर, ये जो 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए, उस आने के बाद आरएसएस ने जितने भी बाद के जो भी राज्य के चुनाव हुए विधानसभाओं के, उसमें विशेषकर झारखंड और झारखंड के बाद हरियाणा जी, और उसके पहले मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में आरएसएस ने जिसका नाम सुझाया, और महाराष्ट्र में फडणवीस का नाम भी आरएसएस का ही नाम था, वो मोदी जी का नाम नहीं था। ये नियुक्त करना शुरू किया। अब रघुवर दास को पता नहीं किस गट्ठर में से निकाल रहा है, खट्टर साहब को हरियाणा में कहां से ले आया, और यहाँ शिवराज सिंह चौहान क्योंकि कई बार से और मोदी जी से ज्यादा प्रतिशत के मतों से जीतते थे मध्य प्रदेश, इसलिए कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि वे मोदी जी से ज्यादा काबिल जो है शिवराज सिंह चौहान है, और ओबीसी चेहरा भी है। तो शिवराज सिंह चौहान वहां जो है कमलनाथ हो गए, और बाद में सिंधिया आए। तो लेकिन वो जो है वो आरएसएस के जो है उसके कारण, दबाव के कारण, इनको शिवराज सिंह चौहान को ही रिपीट करना पड़ा। अब मोदी जी का मामला सब उल्टा चल रहा है। वहां हार गए आपके झारखंड, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सरकार उनकी महाविकास अघाड़ी की बन गई। तो महाविकास अघाड़ी की सरकार को भी जो तोड़ फोड़ करके सरकार बनी, उसको जो उसमें भी जो है फडणवीस साहब जो है वो क्या कहते हैं नंबर 1 नहीं बन पाए, उनको नंबर 2 बनना पड़ा शिंदे के बाद। इसके बाद आया उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2019 में के पहले से क्या कहते हैं 2022 में 2021 में चुनाव हुआ संभवतः उत्तर प्रदेश का। क्यों संजीव जी? 22 में 22 में तो 21 के जो है वो क्या कहते हैं जून से उत्तर प्रदेश में खरमंडल शुरू हो गया कि सरकार और जो है ब्यूरोक्रेसी में ठीक नहीं चल रहा है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब केंद्र का नैरेटिव था। वहां से उन्होंने शर्मा जी को भेजा सब ठीक करने के लिए, और हल्ला उठा के साहब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। योगी ने उसमें वीटो कर दिया। उसके अलावा 3 मुख्यमंत्री पहले से ही थे। इसके अलावा सुनील बंसल भी थे। मतलब काफी जो है इनको योगी को घेरने की कोशिश हुई, क्योंकि योगी भी आरएसएस के कारण मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में आरएसएस के कारण योगी मुख्यमंत्री बने थे, वरना ये तो जो है वो सिन्हा साहब को, जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनको जो है बनाने के लिए तैयार थे।
और तैयारी भी हो गई थी। वो जाके उन्होंने बनारस में गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर लिया था, आशीर्वाद भी ले लिया था। लेकिन ऐन मौके पर योगी आ गए। तो चुनाव के पहले हुआ कि योगी रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको हटाने की बात हुई। योगी ने भी जो है खूंटा गाड़ दिया कि हम नहीं हटेंगे। अब आप योगी आरएसएस के कितने चहेते हैं, अब ये इस बात से समझिए कि जिस तरह का फेरबदल मोदी जी चाहते थे उस तरह का फेरबदल नहीं हुआ। खोसबोले साहब जो है, जो नंबर 2 हैं आरएसएस में, वो उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव तक परमानेंट बैठ गए और कि हम वो दिन प्रतिदिन देखेंगे, हम किसी दूसरे की आंख से जो है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। और फिर योगी रिपीट हो गए। अभी आपका जो पिछला घटनाक्रम रहा जिसमें योगी ने इनका 5400 करोड़ रुपए का जो है अडानी का मामला जो है वो लोएस्ट टेंडर होने के बावजूद रद्द कर दिया। और जबकि उसके 5 ही 6 दिन के बाद जो है आपका 10 दिन के अंदर आपका वो होने वाला था, इन्वेस्टर समिट होने वाला था, जिसमें हालांकि मोदी जी आए थे। लेकिन आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी आवे और अडानी जी वहां से जो है वो क्या कहते हैं बाहर कर दिए जाए। न्योता भेजे जाने के बावजूद किसके इशारे पर नहीं आए, क्यों नहीं आए, स्वयं नहीं आए, या जो है प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। मैंने बिना अडानी के इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ और जो कागज में दिखाई पड़ रहा है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब सवाल है कि यहाँ अडानी जी को इन्होंने ऐन मौके पे छांट दिया, एक प्रकार से जो है उनका जो लोवेस्ट टेंडर के बाद उनका टेंडर कैंसिल कर दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं है कि एक जो है आपका बैकअप के रूप में योगी को भी तैयार रखा जा रहा है जो है प्रधानमंत्री के दौड़ में। दूसरी बात जो है गडकरी साहब बहुत बड़े प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उभरे हैं और मोदी जी बहुत परेशान है। उन्होंने उनको जो है आपके हल्ला मचवा दिया है कि साहब उनको टिकट अगली बार नहीं मिलेगा और मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि वो भेजे जाएंगे कि संघ उनको भेज देगा, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनको गडकरी को हटा दिया। इसी संदर्भ में आप सुब्रमण्यम स्वामी को देखें। सुब्रमण्यम स्वामी जब राज्यसभा के मेंबर थे तो भी खिलाफ बोलते थे और अभी भी खिलाफ बोल रहे हैं। ये अधिकतम ये कर सकते थे कि इन्होंने तात्कालिक रूप से उनको जो है टिकट नहीं दिया, मतलब राज्यसभा में रिपीट नहीं किया। लेकिन अगर ये सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं पसंद करते और इनकी चल रही होती तो क्या आपको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है भाजपा में रहते? कभी के निकाल बाहर कर दिए गए होते। तो नहीं निकाल बाहर किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बिंदु बन गए हैं, वो और गडकरी। क्योंकि उसके साथ अगर इन्होंने टिकट ना दे करके और मतलब डायरेक्ट छेड़छाड़ की या भाजपा से निकालने की कोशिश की तो फिर उस पर आरएसएस को डिसिसिव वो लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णयात्मक निर्णय लेना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा कि तुम इधर हो कि उधर हो। और उसमें अगर आरएसएस नहीं आए तो ये आप मान के चलिए कि फिर मोदी जी का जो है पूरा कब्जा हो गया है। और आरएसएस अगर खुल के आ गया तो अब उसमें या तो पार्टी का विभाजन हो, पार्टी टूटे, या जो है पार्लियामेंट्री पार्टी मोदी के साथ चली जाए, बाकी आरएसएस के साथ चली जाए। कुछ भी हो सकता है, जैसा कि राजनीति में हमेशा से होता रहा है। और जब जब पार्टियां टूटती हैं, लोग टूटते हैं, तो जो होता है वो इसमें भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टी का वो पुराना स्वरूप नहीं रहा। ये जो है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी बन गई है, तमाम लोगों को इसने आत्मसात कर लिया है अपने में। वो भाजपा का जो कैडर है पूरा नहीं है, कैडर तो ज्यादातर साथ उनके है, लेकिन उसमें भी जो है इन लोगों ने उनके प्रचारकों को, तमाम लोगों को पैसे दे दे करके करप्ट कर दिया है। जिसमें लेकिन फिर भी अगर भागवत या ऊपर की लीडरशिप कुछ कहेगी तो प्रचारकों में इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसका जो है विरोध कर दें। आपसे बताएं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए विभाजन तो बहुत तगड़ा है और ये विभाजन 2021 से ही जो है समझ लीजिए कि बहुत मतलब राजनीतिक जो है गलियारों में परिलक्षित किया जा रहा है। प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। और प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं हो रहा है कि अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको करें, जैसे गडकरी को ये मंत्रिमंडल से बाहर कर दें, गडकरी को टिकट न दें, सुब्रमण्यम स्वामी को चलिए इन्होंने टिकट नहीं दिया, रिपीट नहीं किया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इतना इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको निकाल के बाहर कर दें। ये जिस दिन करेंगे उस दिन ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा कि या तो फिर आरएसएस या तो ये। और अभी तब तक जो है एक स्टाफ गैप अरेंजमेंट चल रहा है, लेकिन जिस तरह इनका विरोध विदेशी धरती पर होने लगा, वेस्ट ब्लॉक पूरी तरह से करने लगा, अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके पूरा जो है यूरोपीय देश करने लगे, जिस तरह हिंडनबर्ग में ये घिना गए हैं, जिसको भोजपुरी में कहते हैं
अरे ये तो घिना गई बा, घिना गया कि मतलब एकदम कहीं इसकी एक पैसे की साख नहीं रही। तो ये सारी स्थितियां जो है होने का, ये क्या आरएसएस नहीं देख रही है? अभी मोहन भागवत का एक दिन बयान आया था कि वो सरकार नहीं, वो भाजपा के भविष्य को लेकर चिंतित है। इसको कैसे समझेंगे आप? जब इतने मजबूत हाथों में लौह पुरुष और जो है प्रधान सेवक के हाथों में भारत की तकदीर है, तो उसमें जो है भाजपा के लिए फिर चिंता का क्या विषय है? इसका क्या अर्थ है? अगर इसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाए तो यही अर्थ है कि भाजपा जा रही। अब बाकी तो चुनाव है ही है 24 में, लेकिन अभी चाहे जितना मतलब लोग बात करें या कुछ भी करें, अभी आपको राज्यों के चुनाव का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जो राज्यों में चुनाव होगा उसकी दिशा और दशा क्या होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका ईवीएम था, अब इजराइल भी है उसमें कि वो भी मैनिपुलेट करके इलेक्शन जितवाता है, हरवाता है। और वो तो मोदी जी का बहुत ही परमानेंट मित्र है। दूसरा एक मुख्य प्रधानमंत्री वहां बना था तो नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो वो भी उनके मित्र हैं। पेगासस भी वहीं का है। और एक हैकर वहां का दावा कर रहा है कि साहब 30 देशों में जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने भारत सहित चुनाव मैनेज किया है। तो ईवीएम तो था ही, एक हैकर भी आ गया, और हैकर अगर मैनेज कर रहा है तो वो कौन सा जो है मशीन घुमाता है या मैनेज करता है हैकर हैक करके, जिससे रिजल्ट बदल जाते हैं। तो फिर तो हैकिंग वाली बात आ गई ना। वो चाहे आप पेगासस के माध्यम से कर रहे हो, चाहे इजराइल के माध्यम से कर रहे हो, या आप स्वयं के माध्यम से कर रहे हो, आखिर हैकिंग का मामला तो हैकिंग ईवीएम में बोर्ड पड़ रहा है और हैकिंग हो जा रही, तो कौन कर रहा है फिर ईवीएम में? कोई तो ऐसा सिस्टम है ना जिसकी वजह से वो हैक कर ले रहा है। सर ये ईवीएम का हैकिंग का मामला है, हिंडनबर्ग है, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है। हमारे सर्व शक्तिमान प्रधानमंत्री साहब के खिलाफ ये कहीं साजिश तो नहीं है? अब देखिए, जो भी कुर्सी पर बैठा रहता है उसके हटने का मामला आता है तो उसको वो एक ही बात में कहता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है। टाइम मैगजीन में फोटो छप जाए तो साजिश नहीं होती। ऐसे अगर कोई जो है जेन्युइन सवाल उठा दे तो साजिश हो रहा है। राहुल गांधी ने पूछा, राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी के आपके जहाज में जा रहे थे, अब आप अडानी के जहाज में जा रहे हैं, आपके साथ या तो अडानी जाते हैं या आपके बाद उस देश में जाते हैं जहां से आप होके आए होते हैं, वहां उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है आपके साथ भी जाने पर, आपके बाद भी जाने पर। इन सब सवालों के जवाब में राष्ट्रीय हित या देशद्रोह इसमें, या संसदीय, ये जो सवाल है ये संसदीय, ये तीनों में से क्या लगता है आपको? कुछ है? आप हमारी टोपी पे सवाल करें कि जेपी सिंह आपकी टोपी तो यार गंदी लग रही है, इसकी चमक खो गई है, तो ये राष्ट्रीय हित का सवाल हो जाएगा? या हमारे से व्यक्तिगत आप पूछ रहे हैं कि हम टोपी अपनी ड्राई क्लीन कराएं या इसको फेंक के दूसरी टोपी रखें, लगा लें अपने सर में? तो सवाल तो इस बात का है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, पैसा मेरी अंटी में। तो ये हमेशा नहीं चलता सर, ये पूरा देश देख रहा है, कह तो रहा है कि ये घिना गए हैं, घिना गए हैं, ये जनता की निगाह में घिना गए हैं। जो बची खुशी कसर थी वो अडानी के हिंडनबर्ग ने पूरी कर दी। ठीक है संजीव जी, अरुंधति रॉय ने एक अभी लेख लिखा है जिसमें अडानी और मोदी को ट्विन टावर प्रतीक के द्वारा उन्होंने लिखा है। ये ट्विन टावर है भारत के, और हिंडनबर्ग और बीबीसी रिपोर्ट जो है एक तरह से ट्विन टावर पर हमला है। इस बीच अभी शेयर का क्या हाल है अडानी साहब के, और चाइना से उनके व्यापारिक रिश्ते किस ओर जा रहे हैं? देखिए, इस पे शेयर तो आज भी शेयर मार्केट में अदानी के शेयर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जो एक खुलासा हुआ है कि अदानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी, उनका जो अदानी के कंपनियों के कुछ शेयर्स उन्होंने किसी रशियन बैंक के पास गिरवी रखे हैं, और उसको लेकर भी काफी शेयर मार्केट में गलत मैसेज गया। तो आज भी अदानी के जो इंपॉर्टेंट कंपनियों के शेयर्स डाउन हैं। और जो दूसरा जो एक आम सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि चाइना के रिलेशंस पे, तो देखिए 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया है। ये हमारे पास कोई इधर उधर से सूचना नहीं आई है। उन्होंने कल या परसों एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अदानी को हेवन टोटा और कोलंबो में जो चाइना कंट्रोल जो पोर्ट्स हैं, वहां पे गगनचुंबी इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, किसने दिलवाया? क्या मोदी इसी कारण चुप है? ना कोई घुसा था, ना घुसा है, ना घुसेगा?
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल अदानी ने उठाए हैं, सुब्रमण्यम ने उठाए हैं वो अपने ट्वीट से। तो ये पता चला हम लोगों को, जो कि आज अखबारों में मुझे कहीं दिखा नहीं, कि अदानी को चीन कंट्रोल्ड जो पोर्ट है श्रीलंका के अंदर, वो वहां पे गगनचुंबी इमारत बनाने के ठेके मिले हैं, यानी कि वहां शहर बसाने का एक ठेका अदानी ने हासिल किया है। और कोलंबो पोर्ट भी चाइना कंट्रोल कर रहा है, उसका जो एक टर्मिनल है अदानी डेवलप कर रहा है, तो वहां पे भी जो चाइना कंट्रोल जो पूरा पोर्ट है उसमें भी इसी तरह का ठेका अदानी साहब को मिला है। ये स्वामी जी ने ट्वीट किया है, मीन्स की ऑथेंटिक है, उस पर हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकते, क्योंकि ऐसे वो ट्वीट करते नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे होते हैं। तो ये एक अहम सवाल है कि चीन के साथ उनके संबंध और चाइनीज कंपनियों के संबंध, जिनके साथ हमारा सीमा विवाद है। चीन लगातार हमारे इलाके में इंक्रोच कर रहा है, अभी तक लद्दाख में 26-25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हमें पेट्रोल भी नहीं करने दे रहा है। अभी अरुणाचल में भी यांगसे रीजन में चाइनीज जो फोर्सेस थी हमारे एरिया में घुस गए थे, और उसके बावजूद पाकिस्तान के प्रति लगातार जो हमारा जो एक हमलावर रुख होता है चीन के प्रति दुबक जाते हैं हम। तो पहले तो लगता था कि आर्मी या सरकार में मनोबल नहीं है, लेकिन आर्मी में तो पूरा मनोबल है। इसका मतलब है कि पूरा एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेम हो रहा है कि अदानी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए क्या हम चाइना के सामने सरेंडर कर जाएंगे? क्या एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सारे राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी जाएगी? ये सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, और आने वाले दिनों में सवाल शायद और उठेंगे, क्योंकि हमारी सेना तो बहुत वीरता से लड़ रही है वहां पे, हमारी सेना तो वहां पे शहीद भी हो चुकी है, और चाइना हमारी सेना की कैपेसिटी को आज भी जानता है। वो उसको ये पता है कि यहाँ के पॉलिटिकल विल कमजोर है, या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो करप्ट है। चाइना इस बात को शायद जानता है, और यहाँ अदानी जैसे हेराफेरी मास्टर बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा तो अब ये हो गए हैं, अगर स्वामी जी की बात में सच्चाई है तो, कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं भी बलि दे देंगे ये बंदे। एक ये बात तो यहाँ ये हो गई। सेकेंड जो सबसे बड़ी बात जो अभी जेपी सिंह जी ने कही थी कि जो योगी जी ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, तो इस घटनाक्रम को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मान रहा हूं। वो क्यों? आज एक खबर आई है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो कहता है अदानी जी को हम और लोन देंगे, बेशक उनका शेयर जहां गिरे, कोई खतरा नहीं है। तो आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा को ये डायरेक्शन कहां से मिला? जो कंपनी डूब रही है, दुनिया भर की सारी कंपनियां भाग रही हैं, जिससे शेयर बेच बेच के निकल रही हैं, वहां पे हमारा पब्लिक सेक्टर का एक बैंक कहता है कि हम अदानी को और लोन देंगे, तो ये डायरेक्शन तो डेफिनेटली है कि दिल्ली से आया होगा। जयराम रमेश ने एक सवाल उठाया था कल कि कौन सा वो मंत्री था जो लगातार अदानी के एफपीओ में, जो भी पीछे उनका जो शेयर मार्केट में आया था, तो 5 कंपनियों को, दूसरे कारपोरेट घरानों को खरीदने के लिए वो बोल रहे थे फोन कर करके। मीन्स की सरकार वहां पे भी अदानी को बचाने के लिए निकल रही थी, अदानी के गिरते हुए साम्राज्य को और उसको बचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को कर रही थी। पब्लिक सेक्टर तो ऑलरेडी एसबीआई और एलआईसी को डायरेक्शन जा ही रहा था। इसी बीच महुआ मोइत्रा ने एक खुलासा किया, बाद में जयराम रमेश ने भी उस पर बात करी, कि आंध्र प्रदेश में गंगावरम पोर्ट है, ऑलरेडी वहां पे पब्लिक सेक्टर का पोर्ट है, उस पोर्ट के बजाय अदानी से इंडियन ऑयल ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा जो गैस इंपोर्ट होगा वो अदानी के पोर्ट से होगा, यानी कि वहां भी इकोनॉमिक बेनिफिट देने की बात हो रही है। अदानी के गिरते हुए और इस ठगी ठोरी के बावजूद इतना कोई जांच एजेंसी भेजने के बजाय उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फायदा दिलवा रही है। तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, वो इन बुरी स्थितियों में भी लगातार अदानी को बचाने की खुलेआम कोशिश कर रहे हैं, और ये एविडेंस सामने आ रहा है। वैसे में योगी जी ने कैसे हिम्मत दिखाई कि अदानी का 5500-5600 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया? मीन्स की इसका मतलब है कि योगी ने तो बहुत बड़ी हिम्मत करी है, और योगी ने एक अलग लाइन अडॉप्ट कर लिया, एक अलग लाइन को उन्होंने चलना शुरू किया। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जिसके साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हम ठेका नहीं देंगे। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाजपा और संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मोदी जी के विरोधी बहुत लोग हैं, अगर इन बातों पे ले तो राजनाथ सिंह उनके विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह की जो राजनीतिक चाल है वो बहुत ही कूटनीतिक गहन चाल होती है, मौके का इंतजार करना, सामने कन्फ्रंट नहीं करना। गडकरी भी उनके विरोधी है, और गडकरी के खतरा तो मोदी जी बहुत लंबे समय से जानते थे,
और जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में थे तो यहां तक बताया गया, दिल्ली के गलियारों में चर्चा थी कि गडकरी के कामकाज की इतनी प्रशंसा हो रही थी और इतना ज्यादा वो गडकरी के बढ़ते हुए कद से प्रधानमंत्री जी परेशान थे कि उन्होंने एक गुजरात के मंत्री को वहां पे राज्य मंत्री का प्रभार देकर अंदर मंत्रालय में घुसाया, मनसुख भाई मांडविया को, कि गडकरी जी पे नजर रखी जाए। फिर अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि गडकरी जी को इस लेवल पे पावरलेस कर दिया गया है कि वो अपने मंत्रालय में कोई महत्वपूर्ण पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, कोई एडवाइजर भी नहीं रख सकते। अभी गडकरी जी की हालत इन्होंने ये कर दी है। तो ये देखिए, विरोधी कैंप एक है, अब हिम्मत कौन दिखा सकता है? हिम्मत योगी दिखा सकते हैं, उसका एक कारण है। योगी इसलिए हिम्मत दिखा सकते हैं कि योगी इस समय अनडिस्प्यूटेड, पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक जाति विशेष का डिस्प्यूटेड लीडर है। और भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि योगी अगर टक्कर लेंगे तो मोदी उनसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिस जाति से योगी बिलोंग करते हैं वो उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा वोट बैंक है और वो उसकी जो जनसंख्या है नोएडा से लेकर चंदौली तक है, और यही नहीं, बिहार में भी अच्छी जनसंख्या है राजपूतों की, राजस्थान में भी बहुत अच्छे 10-12% राजपूत हैं। तो ये जातीय जो एक समीकरण है जो योगी के पक्ष में जा रहा है, और योगी ने उस चीज को भुनाया है, अपने आप को राजपूत नेता के रूप में स्थापित भी कर लिया है। और मोदी को यह खतरा पता है, मोदी अंदर से उनका पर भी कतरना चाहते हैं, लेकिन पर कतर नहीं पा रहे हैं। बात वही हो जाएगी, अटल जी ने, कल्याण सिंह के, अटल बिहारी वाजपेयी ने पर कतरने की कोशिश की थी, कल्याण सिंह ने भाजपा की जो दुर्दशा की उत्तर प्रदेश में सारे जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को फिर 10-15 साल उभरने में लग गया था। हालांकि कल्याण सिंह की जाति जो थी वो वेस्टर्न यूपी से कानपुर तक के बीच के इलाके में लोध जाती है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या नहीं है, लेकिन राजपूतों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो ये एक जो घटनाक्रम घटा है, इसको बहुत चर्चा नहीं हुई, बहुत ही अंडरप्ले किया गया, लेकिन ये बहुत ही आर्थिक फैसला से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला था, जो बीजेपी के अंदर एक बड़ा शार्प कंट्राडिक्शन को दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री के एक नजदीकी मित्र औद्योगिक घराने के कॉन्ट्रैक्ट को मोदी ने कैंसिल किया। और योगी ने मुख्यमंत्री योगी ने कैंसिल किया। मोदी के जो खास मित्र हैं, मतलब कि कारपोरेट घराना, उसको योगी ने कैंसिल किया उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये क्लियर कट है कि योगी एक जाति विशेष या एक मजबूत नेता के रूप में उभरने के साथ साथ संघ का भी एक बैकअप उनके साथ है, और बताते हैं कि संघ चालक का एक मजबूत सपोर्ट उनको है, मोहन भागवत को। और बीच में जो खबरें आ रही हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी के बीच भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, और ये कारवां ने तो बहुत बड़ी स्टोरी भी पीछे करी थी 2-3 महीने पहले इस पे, संघ, मोहन भागवत और मोदी के संबंधों को लेकर, और उसमें क्या कंट्राडिक्शन है उस पर काफी कुछ बताया भी था। तो मैं समझता हूं कि विद इन बीजेपी एक लाइन है, जो लाइन कंफर्ट जोन में नहीं है या मौके के इंतजार में मोदी को चुनौती दे सकता है। अच्छा, मोदी जी इस बात, मोदी जी ने वहां से गुजरात से अमित शाह जी को लाके दिल्ली में रखा, क्योंकि उनको भी पता है कि दूसरे राज्यों के भाजपा नेताओं से क्या खतरे हो सकते हैं। फिर उन्होंने अपने एक बहुत ही खास पुरुषोत्तम रूपाला जी को लेके आए थे, फिर उसके बाद मनसुख भाई मांडविया को भी लेके आए, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं CR पाटिल, जो मोदी जी के बहुत ही नजदीक है, उनको भी वो दिल्ली में लाएंगे, शायद मंत्रिमंडल में उनको जगह देंगे। और पहले तो ये चर्चा थी कि नड्डा जी की जगह उनको अध्यक्ष बनाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा और जो RSS खेमा जो है राजी नहीं हुआ, जैसे कि बातचीत चल रही है, तो नड्डा जी को फिर मजबूरी में एक्सटेंशन देना पड़ा। नहीं तो मोदी जी तो चाहते थे कि CR पाटिल ही अध्यक्ष बन जाए, और नहीं तो CR पाटिल को अब अध्यक्ष नहीं बना पाए तो शायद वो मंत्रिमंडल में लाके दिल्ली के अंदर जो विदिन बीजेपी की पॉलिटिक्स में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। तो ये एक बीजेपी के अंदर इनर कंट्राडिक्शन है, और स्वामी की जो खुलेआम जो ट्वीट है वो इस चीज को सामने दिखा रहा है। मैंने किसी स्वामी जी के खास बंदे से बात करी, मैं कहा कि इसमें आपकी क्या राय है, संघ की कितनी सहमति है जो स्वामी जी जो ट्वीट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरी सहमति है, संघ इनसे सहमत है इन बातों पे। और फिर उन्होंने कहा कि इस बात को आप हमसे दोबारा मत पूछिए फोन पे, इन्होंने ये कहा। आज ही मेरी सुबह किसी से बात हुई थी, तो फिर मुझे लगा कि
संघ के एक जो ग्रुप है, हालांकि हमें तो संघ के अंदर कितने ग्रुप है, कैसे ग्रुप है, हम लोग को उतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन एक मजबूत धड़ा का समर्थन स्वामी जी को है, योगी जी को है, और ये तमाम धड़ों को है। तो विद इन बीजेपी भी मोदी के लिए बहुत कंफर्ट पोजीशन आने वाले टाइम में शायद ना हो। सर, क्या मोदी जी का जो जादुई तिलिस्मी जो है, जो एक दुनिया थी, क्या उसमें अब विपक्ष तो है ही, पार्टी के अंदर भी क्या हलचल है? देखिए सर, मोदी जी की कोई तिलिस्मी दुनिया उनिया नहीं थी। ये कुछ इडियट टाइप के लोग हैं जिन्होंने एक उसका तिलिस्म बांध रखा था। अच्छा। जब मोदी जी 14 के बाद सारे जो चुनाव जीत रहे हैं, वो जो है वो आपके क्या कहते हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं, हैकर्स जो है आपके इजराइल से जीत रहे हैं, आप उससे जीत रहे हैं, तो एक उनका छद्म क्रिएट किया गया था। वो छद्म तो जुल्फिकार अली भुट्टो का भी क्रिएट किया गया, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो क्या कहते हैं, उनको सत्ता से बाहर रखने के चक्कर में शेख मुजीबुर रहमान के, क्योंकि चुनाव हुआ और उनकी पार्टी बहुमत हो गई, पता चला कि जो है बंगाली जो है वो क्या कहते हैं, पठान मुसलमान पर शासन करेंगे, तो पाकिस्तान में जो है वो हो गया कि हम उनका शासन कैसे मानेंगे, बंगालियों का इतनी दूर बैठे हुए हैं, तो सारा जो है वो बांग्लादेश अलग हुआ, वो सब आप सब जानते हैं। तो तिलिस्म तो लोगों का बनाया जाता है, और तिलिस्म कैसे टूटता है। अब क्लिंटन साहब का तिलिस्म तो जो है तोड़ दिया, वो उसकी वो जो है महिला जो उसकी उनके यहाँ जो एम्प्लॉई थी, मोनिका लेविंस्की, लेविंस्की, तो उनका तिलिस्म टूट गया। इस तरह तमाम लोगों का तिलिस्म बनता है, तिलिस्म टूटता है। भाजपा ने स्वयं एक समय जो है क्या कहते हैं, पूरा जनसंघ के जमाने में दिल्ली में आपको दिनेश सिंह और इंदिरा गांधी को लेके पोस्टर बार करके इंदिरा गांधी की इमेज को धूल धूसरित करने की कोशिश की थी कि वो कैसे इनका तिलिस्म टूटे। बीपी सिंह का जो है वो था, तो बीपी सिंह एक जरूरत से ज्यादा ईमानदार आदमी थे। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो किताब छप गई कि साहब बीपी सिंह के प्रधानमंत्री काल में एक भी कारपोरेट का आदमी अटैची लेके पीएमओ में नहीं दिखता। तो मंडल आ गया, तो मंडल के बहाने लोग जो है उनको दूसरित करने लगे। इसके बाद भी आज तक तो बीपी सिंह पर कोई आरोप लगा के सिद्ध कर पाया कि बीपी सिंह ने कहीं एक नए पैसे की दलाली ली हो। बीपी सिंह तो इस स्तर के ईमानदार थे कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर पागल होने का आरोप लगा दिया अदालत में, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन विनोबा भावे को जो है दे दी थी भूदान में। तो इन्होंने मुकदमा करके कहा कि ये जो है इनका दिमाग स्थिर है, ये जो है साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, इनको दवा चल रही है, इसलिए जमीन से भूदान में नहीं जानी चाहिए। मतलब घर ही में जो है बीबी ने पागल घोषित करा दिया था बीपी सिंह को। भले बाद में प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी न बीपी सिंह ने उनको त्यागा और न जो है वो हटी, वो हमेशा उनके साथ सदैव साथ रहती थी, सीता देवी। तो ये जो तिलिस्म है ना, ये तो बनता है और ये जो है बिगड़ता है, टूटता है, सब कुछ होता है। और सवाल इस बात का है कि बात तो आप वहां से शुरू कीजिए ना, आपके कालिदास से, कि जो कथक जो कहानी कही जाती है कि विद्योत्मा या तिलोत्मा जो है किसी से विवाह नहीं करती थी, कहती थी बहुत कोई हमसे ज्यादा ज्ञानी आ जाएगा तो हम विवाह करेंगे, तो उन्होंने एक उंगली दिखाया तो उन्होंने दो उंगली दिखा दिया, तो उनका ही क्या है। तो विद्वानों ने कह दिया कि अद्वैत अद्वैत है, और उन्होंने उस मूर्ख से शादी कर ली, जो है क्या कहते हैं उस अद्वैत और द्वैत के चक्कर में। और फिर जब वो उनके साथ रहने के लिए विवाह के बाद आए तो पता चला कि तो जड़ से जो है वो महामूर्ख है। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को जो है वो क्या कहते हैं, मतलब पत्नी बनाने के लिए उनको बेचारे को जो है वो मतलब क्या कहते हैं अध्ययन और करना पड़ा, और जो है मतलब विद्वान बने। उसमें भी कितना समय लगा होगा पति पत्नी के पति बनने में। जी। तो ये तो चलता रहता है। अब जैसे मुरारजी देसाई चाहे ईमानदार हो बेईमान हो, पहले से घोषित बेईमान में शामिल थे, आपसे बता रहे। सदोबा पाटिल घोषित बेईमान में आपके शामिल थे। चाहे जनता पार्टी ने उनको स्वीकार करके प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उस पार्टी में ही शामिल लोग जो है उनको बेईमान मानते थे। जॉर्ज फर्नांडिस और मधुलिमा तो पानी पी पी करके उनको गाली देते थे, जो उनके साथ जो है मुरारजी देसाई के साथ जनता पार्टी में थे, ये संगठन में थे। और जॉर्ज फर्नांडिस तो रेल मंत्री को बना दिया था मुरारजी ने कि करो, अब जो है बोनस वोनस मांग रहे थे ना, दो रेलवे वालों को बोनस। तो कहने का मतलब है तो मिथक बनता है, मिथक बिगड़ता है, तमाम चीजें हैं। अब हमारे आपके निगाह में है कि सावरकर ने कई बार माफी मांगी, लेकिन अभी भी मराठी मानुस उनको जो है वीर सावरकर और उसको स्ट्रेटेजी मानता है। एक आखिरी सर टिप्पणी,
जी, मोदी हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं, जिस तरह का मोदी संकट दिख रहा है? जी, मोदी हटाए जा सकते हैं। मोदी हटाए अपने जा से नहीं सकते हटेंगे। मरतो मरत कटक संघारा। जी, संजीव जी, जी, मोदी अपने से नहीं हटेंगे। अगर हटेंगे तो हटाए जाएंगे, आपसे बता रहे हटाए हैं। जाएंगे। अपने हाँ, से मोदी जी नहीं हटेंगे, आपसे बता रहे हैं। वो जो जी कहते हैं ना संजीव कि जी, मेरा क्या है, मैं तो चल दूंगा, लेकिन जब तक कान उमेश के उनको खड़ा करके उस कुर्सी से हटा के चलाया नहीं जाएगा, तब तक चल दूंगा शब्द जो है भारत की जनता को देखने को नहीं मिलेगा। जी संजीव जी, जी हटाए जा सकते हैं। नहीं, देखिए मोदी को मैं अभी भी इतना कमजोर नहीं मान रहा हूँ। मोदी उन लीडरों में से हैं जो रेसिस्ट कर सकते हैं, रेसिस्ट करने की क्षमता है। और हम्म, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए अगर कोई बहुत मजबूत नेता, मैं देखता हूँ कि आरएसएस बीजेपी वाले बहुत नेताओं को किनारे लगाया, बलराज मधोक से लेकर और पता नहीं किसको किसको, एल के आडवाणी जी भी किनारे लग गए। एक टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की भी बहुत दिक्कतें आई थी जब वो प्रधानमंत्री थे तो। लेकिन हम्म, मोदी में पहला एक प्रधानमंत्री देख रहा हूं जिन्होंने कम से कम आरएसएस और बीजेपी पे अपने वर्चस्व को स्थापित किया है। और इस बीच हम्म, ये इस तरह के जो बीच बीच में अब कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, तो ये कितना मजबूती से मोदी से लड़ पाएगा ये आने वाले टाइम में भी बताएगा। जी, मैं अभी भी इस बात से बहुत सहमत नहीं हो सकता हूं कि मोदी हटाए जा सकते हैं। हाँ, मोदी उन परिस्थितियों में हटाए जा सकते हैं जब कोई बहुत बड़ी लामबंदी हो जाए। हम्म, लेकिन अकेला आरएसएस के लोग हों, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके विरोधी हों, वो उनको अभी हटा दें। हाँ, चुनाव से पहले बाद की अगर कोई स्थिति परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाए पूरे देश में, जिसमें हंग पार्लियामेंट आ जाए, हंग असेंबली आ जाए, फिर भाजपा और आरएसएस को लोग भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे कि हमारी सरकार भी रह जाए और माइनस मोदी भी हो जाए। और अगर बाई द वे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सरकार ही विपक्ष की बन जाए तो मोदी ऐसे ही माइनस हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मोदी को हटाना अभी इतना आसान काम नहीं है। हालांकि मोदी ने जी, जो स्ट्रेटजी गलती करी है कि ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल हो चुके हैं। जैसे इनके इर्द गिर्द जो बड़े मंत्रालय हैं वो जनता से जुड़े हुए या पॉलिटिकल समझ वाले बंदे नहीं है। वो जस्ट अपने आप को डिप्लोमेट, आईएएस, आईपीएस, इस तरह के लोग, जैसे डोभाल साहब आईपीएस है, शंकर साहब जो है आईएफएस है, हरदीप पुरी आईएफएस है, आरके सिंह आईएएस है, ये बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं जिसका जनता से भी कनेक्शन होता है। और फिर दूसरा ये, मोदी साहब के पास जो पूरा एडवाइजर है वो ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर है। और फिर दूसरा ये है कि वो गुजरात से जुड़े हुए हैं जिनका बंगाल बंगाल वो उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो सब समझते हैं कि बस सब कुछ कारपोरेट डिजाइन से हो जाता है, सब कुछ सोशल मीडिया से हो जाएगा, सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट से हो जाएगा। लेकिन ये जब एक बार जब धराशायी होने की स्थिति में आ जाएगा ना, तो ये सब कुछ नहीं बचा पाएगा। ना वो आईएफएस बचा पाएंगे, ना आईएएस बचा पाएंगे, ना आईएफएस बचा पाएंगे, ना सोशल मीडिया बचा पाएगा जो इनका मैनेजमेंट है, और ना वो कॉर्पोरेट बचा पाएंगे। अब जिस जी, कॉर्पोरेट लोग से मोदी जी राजनीति कर रहे थे उनको तो देख लिया कि क्या हाल कर दिया पिछले 15 दिनों में। अब मोदी जी सिर्फ अगर इसी एक कारपोरेट के बजाय 2-4 घरानों को साथ लेके चलते, मुकेश अंबानी हो गए, टाटा हो गए, जिंदल हो गए, सारे जो कांग्रेसी करते थे, कांग्रेसी भी तो कल्चर यही था, गुलाब गोल मोल करके, लेकिन वो 10, 12, 15 सब लेके चलते थे। ये एक को लेके चल रहे हैं, तो अगर वो एक अगर वो टायर भ्रष्ट हो जाएगा तो सीधा एक्सीडेंट ही होगा ना। चारों टायरों बराबर लेके चलना पड़ेगा ना। तो ये बेसिकली मोदी जी की यहाँ बहुत बड़ी गलती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल एडवाइजर इनके साथ नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जो दो बंदे हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, जो भाजपा में सबसे सीनियर मोस्ट है, उनको मोदी जी ने साइड लाइन ही नहीं किया है, उनको एक तरह से किनारे लगा दिया है। और वो बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है इस सरकार के अंदर। और दो जो समझदार थे, बहुत ही समझदार थे, जो वाजपेयी के टाइम से बहुत ही एक्सपीरियंस थे, उनकी डेथ हो गई, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज बहुत ही एक्सपीरियंस थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, और जनता से संवाद था इनका। अब जयशंकर का जनता से क्या संवाद है, आप बताइए ना। आरके सिंह ब्यूरोक्रेट, सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेसी करते रहे। हरदीप सिंह पुरी क्या जनता को, भारतीय जनता को जानते हैं? कहीं बाहर वो नौकरी करते थे, आके पेट्रोलियम मंत्री बन गए। एक रेल मंत्रालय जो सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, सीधा आम जनता से उसका कनेक्शन है। डेली 3 करोड़ यात्री इस देश के अंदर रेलवे पे सफर करते हैं, उसका एक एक फैसला आम जन को अफेक्ट करता है। वहां पे एक ऐसे बंदे को लाके बैठाया जिसका भारत से कोई मतलब ही नहीं है, कहां से लेके आया, उसको बिठा दिया अश्विन वैष्णव को, जो कहते थे कभी कोई आईएएस था उड़ीसा में,
फिर बाहर चला गया ट्रेनिंग लेके, फिर किसी बड़े मल्टीनेशनल में लग गया और सीधा वो लाके पता नहीं किसकी सिफारिश हुई, कौन सा सिस्टम के तरफ से वो आए और सीधा मोदी जी ने उनको रेल मंत्रालय बना दिया, तो सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। तो सवाल यह है कि जब ऐसे आप एक पूरा ग्रुप रखोगे, बाइडेन स्टाइल में चलोगे कि बाइडेन किसी कॉर्पोरेशन के बंदे को उठा के सीधा डिफेंस सेक्रेटरी लगाते हैं, किसी कॉर्पोरेशन के किसी को उठा के फॉरेन सेक्रेटरी लगाते हैं, तो ये अमेरिका में हो सकता है, अमेरिकन डेमोक्रेसी में हो सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी में कहां रेल मंत्री देखिए जगजीवन राम होते थे, कहां रेल मंत्री ममता बनर्जी होती थी, कहां रेल मंत्री रामविलास पासवान होते थे, जो डेली जनता से संवाद करते थे। मतलब आप देखिए ना कि जो सीधा पब्लिक है वहां कैसे। फाइनल कमेंट। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा संजीव भाई से सहमत हूँ। जब सीधे विश्व बैंक से ला करके मनमोहन सिंह को जो है वो नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री बना दिया था और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बना दिया था, तो इनका जनता से क्या कनेक्शन था? तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया था, इन्होंने मान लीजिए कि मंत्री बनाए हैं। खैर संजीव भाई, मेरा मानना है कि जिस तरह 2014 के चुनाव के पहले चुनाव अभियान समिति पहले थी कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में चलेगी, लेकिन आरएसएस को लगा कि राजनाथ सिंह जो है वो खींच नहीं सकते नाव भाजपा की, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का सर्वे सर्वा बना दिया। फिर मोदी जी ने ये शर्त रखी कि हम चुनाव अभियान तभी चलाएंगे जब प्रधानमंत्री का भी कैंडिडेट जो है आप घोषित करिए, नहीं तो हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद आप अपने मन का प्रधानमंत्री बना देंगे, तो हम किसी के लिए क्यों चुनाव प्रचार करें। तो अभी आपका जब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का चुनाव परिणाम नहीं आता, तब तक यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि मोदी जी नहीं हटाए जा सकते। मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष अगर आरएसएस ने किसी और को बनवा दिया, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? हारे या जीते भाजपा वो एक अलग बात है। तो अभी इनका इंतजार हम लोगों को करना चाहिए कि इनका चुनाव परिणाम क्या आता है, और तब हम डिसिसिवली कह सकते हैं। लेकिन अभी तक के संकेत यही बता रहे हैं कि अगर जो है मोदी जी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरह कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी और गडकरी के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ करने की ऐसी हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं जिससे मामला प्रेसिपिटेट हो जाए और ये तय हो जाए कि तुम बड़े या हम बड़े, तब तक मेरा मानना है कि मोदी जी हटाए जा सकते हैं। जी सर, जी शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब है, संजीव पांडे साहब हैं, विभाग परत दर परत खोल कर रखते हैं, विभाग बोलते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते संजीव भाई।